शासन को आवश्यक कार्रवाई एक संदर्भित है। अब जो 6 सूचनाएं बिना पढ़े ले रहे हैं उसमें पहली सूचना है देवेंद्र प्रताप सिंह जी की, दूसरी है श्री रविशंकर सिंह पप्पू जी की, तीसरी है श्री शहनवाज खान जी की, चौथी है डॉक्टर रतनपाल सिंह जी की, पांचवी है श्री सीपी चंद जी की और छठवीं है श्री राम सूरत राजभर जी की। के बाद लिया जाएगा और कल जो है मेरी सूचना नहीं ली गई और आज भी नहीं ली गई। नहीं, कल नहीं ली गई, ऐसा नहीं ली गई थी सर। कल आपने दी नहीं होगी। नहीं दी थी। अरे क्या बात, मैं दिया था मानव। अरे दिखवा लेंगे, उसको दिखवा लेंगे। मैं दिया था और वह कल नहीं लगी थी और आज दिया, आज नहीं लगी। कल व्यवस्था दी थी तो वो कल नहीं लागू थी, आज से लागू होना थी। वो देखिए अभी पहले से लागू कर दिया था। नहीं भाई, कल से नहीं हुई थी, कल से नहीं हुई थी। हम ये दिखवा लेंगे आपकी सूचना कल आई थी क्या 115। हाँ बस ठीक है, दिखवा लेंगे उसको, हम दिखवा लेंगे। एक भी नहीं आई। 115 रोज लगा रहा हूँ, मेरी एक भी नहीं आई। अरे भाई ये बताइए जब इसमें 6 सूचनाएं पढ़ी और 6 बिना पढ़ी ही देना है, सुन तो लीजिए, तो आखिर 12 ही देना है ना। अब कैसे किया जाए? 25 सूचनाएं आ जाएंगी तो उसमें तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा हम उन 25 को ले लें क्या उत्तम जी? आप लोग तो मतलब हाँ तो 100 सूचनाएं ले लें, हम ले सकते हैं, हम 100 सूचनाएं ले लें। फिर अभी तो आप कल के दिन कहोगे कि हम घर में सूचना रख आए, उसको ले लीजिए। चलिए हम शासन को बिना पढ़े आवश्यक कार्रवाई संदर्भित करते हैं। और जब आग्रह किया है, आप लोगों से कहा है कि 115 में सीमित सूचनाएं ली जाती हैं, 111 में सीमित सूचनाएं ली जाती हैं, बार बार आपको बता रहे हैं 110 में सारी सूचनाएं ली जाती हैं, तो ऐसी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हो वो आपको 110 में देना चाहिए। लेकिन आपको कुछ न कुछ कहना है। नियम 105 की सूचना लेते हैं। नियम 105 पहली सूचना है श्री लाल बिहारी यादव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, नरेश चंद्र उत्तम जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी, आशुतोष सिन्हा जी, मोहम्मद जासमीर अंसारी जी, मुकुल यादव जी और शहनवाज खान। कौन पढ़ेगा, कौन बोलेगा? शहनवाज खान जी पढ़िए। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व लगातार समय समय पर जातिवार जनगणना कराने की बात कहती आ रही है, लेकिन जब 2021 में जनगणना होने जा रही थी तो भाजपा ने जातिवार जनगणना कराए जाने से किनारा कर लिया। इससे भाजपा की दोहरी मानसिकता का पता चलता है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के समय जातिवार जनगणना बात कही गई थी। पूर्व में 1865-1872 के बीच देश में सभी राज्यों में सुव्यवस्थित जातिवार जनगणना कराई गई थी। तत्पश्चात 1881, 1891, 1901, 1911, 1921 व 1931, 1941 में जातिवार जनगणना हुई थी। सरकार द्वारा प्रदत्त संशोधन का उचित विवरण और शासन प्रशासन में सम्मानजनक भागीदारी के लिए जाति जनगणना ही एकमात्र हल है। जनता तथा समाजवादियों की मांग पर 2011 में जातिवार जनगणना कराई गई, किंतु भाजपा की सरकार ने जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने संसद तथा विधान मंडलों की जातिवार जनगणना की बात समय समय पर उठाई है। लोकसभा व राज्यसभा तथा राज्यों के विधान मंडलों में भाजपा सरकार के मंत्रीगण द्वारा जनता से जातिवार जनगणना कराए जाने का वादा किया जाता रहा है। कोई किसी के हक पर अतिक्रमण न कर पाए, इसलिए सभी जातियों की जनगणना तथा सभी वर्गों को आबादी के अनुपात में हक सम्मान मिले। समाजवादी पार्टी द्वारा ये मांग सदन से लेकर सरकार से भी लगातार की जा रही है, जिससे पूरे देश व प्रदेश के लोग सहमत हैं। जातिवार जनगणना न होने से सभी वर्गों में निराशा है और लोग आक्रोशित हैं। अतः जनहित के इस लोक महत्व व सुनिश्चित विषय पर हम सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। ठीक है, माननीय उत्तम जी।
समाजवादी पार्टी द्वारा नियम 105 के तहत जाति जनगणना कराए जाने के बारे में सूचना दी है। मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय ये बात जब जब यहां पर सदन चलते हैं, हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि इस देश के अंदर जाति व्यवस्था है। जब आदमी पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जाति लिखी जाती है और जाति के आधार पर मानवीय इस देश के अंदर सामाजिक अन्याय और न्याय भी होता है। लगातार भारत की 75 साल की आजादी के बाद ये बात समाजवादियों द्वारा भारत की संसद से लेकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा और विधान परिषद में बात कही जा रही है। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने 1956 में इस बात को बहुत जोरदार से पूरे देश के अंदर उठाया था कि ये विभिन्न जातियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है। और मनवर उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जातिवार जनगणना की बात 1950 के पहले उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके पहले 1941 में जातिवार जनगणना हुई थी। मनवर 1941 के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी। मनवर उसके पहले भी लगातार जातिवार जनगणना होती रही। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, भारत की आजादी के बाद जब जब इस देश में, प्रदेश में जातिवार जनगणना की बात आई और सरकार के द्वारा जो सुविधाएं हैं मनवर, उनको जातियों, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों के बीच में वितरण करने पर विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं आती हैं मनवर। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा से लेकर राज्यसभा और राज्यसभा से लेकर विधानसभा में बात कही है। और ये बात इस सदन के अंदर भी ये बात कही गई मनवर, हमारे देश के अंदर बहुत ही भयानक सामाजिक अन्याय हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मनवर पिछड़े वर्गों के साथ सबसे ज्यादा हो रहा है। पिछड़े वर्गों की 80 जातियां हैं मनवर, 80 जातियां हैं। सबसे बड़ी आबादी है पिछड़े वर्गों की मनवर। और पिछड़े वर्गों के साथ सबसे बड़ा न्याय है, बहुत दिनों के संघर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में, देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आरक्षण को लागू करने के लिए हुई। 27% का आरक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर अनुमन्य हुआ। लेकिन मानवीय दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज वो 27% का आरक्षण भी हमारे हक को छीन रहा है। 27% का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं दे रही। आज प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। पिछड़े वर्ग के लोग धरती से लेकर सदनों तक इस बात को कह रहे हैं कि हमारी जात की जनगणना कर लो। भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी, मैं जानता हूं कि इस प्रदेश के अंदर हमारे तमाम ऐसे नेता हैं जो कहने को तो पिछड़े हैं, लेकिन जब पिछड़े वर्गों के हकों के साथ हकतलफी होती है तो बात न मुख्यमंत्री न माननीय प्रधानमंत्री के सामने कह पाते हैं, वह जनता के बीच में कहते हैं कि हम आपके हकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे मानवा। और देश के बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता दर्जनों वर्षों पहले से ये कहते चले आए हैं कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। लेकिन मानव आज 9 साल पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की हुकूमत में और 7वां साल चलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जातिवार जनगणना नहीं कराई जा रही है। हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है मानव। अभी 2021 में जाति जनगणना और देश के अंदर जनगणना की बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों की जनगणना नहीं करा रही, जानबूझकर नहीं करा रही है क्योंकि पिछड़े वर्गों की उन्नति न हो मानव। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जितने भी बड़े नेता हैं, सब स्वीकार करते हैं। यहां बैठे हुए जो नेता है वो भी स्वीकार करते हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो जब यह स्वीकार करते हो कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, तो 2021 में जो एनपीआर का फॉर्म आया, उस फॉर्म में मानव, उस फॉर्म के अंदर आपने देखा होगा, मैंने ये बात पिछली बार भी कही थी, उस फॉर्म के अंदर आपको जाति का कॉलम है, लेकिन आप अनुसूचित जाति की जात का तो कॉलम है, लेकिन पिछड़ी जात का कॉलम नहीं है। मैंने इस बात को हम बलपूर्वक कहते हैं कि उसमें पिछड़ी जात का कॉलम बनाया जाए। और जब जनगणना कराते हैं, जितना धन आपका जनगणना करने में लगता है, उससे 1 पैसा भी ज्यादा जातिवार जनगणना करने में नहीं लगा।
तो जो आपस में ये लड़ा करके इस देश के अंदर गद्दी पर कब्जा किए बैठे हैं, प्रदेश की गद्दी पर कब्जा किए बैठे हैं, हो सकता है लोगों का भ्रम दूर हो जाए। तमाम जातियों पर भ्रम पैदा किया जाता है कि आपको ये जाति, आपकी वो जाति, आपका ये खा गए, आपका वो खा गए। मेहनत कौमों के बीच में मानवर जिस तरीके से असमंजस की स्थिति भारतीय जनता पार्टी पैदा करती जा रही है, हमारी मांग है मानवर कि इस प्रदेश के अंदर जातिवाद जनगणना कराई जाए। देश के विभिन्न राज्यों में जातिवाद जनगणना मानवर हो रही है और इस प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसी प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री, यहीं से बहुमत और उसके बाद भी सबसे ज्यादा बहुमत पिछड़े वर्गों का, और पिछड़े वर्गों का बहुमत होने के बाद भी उनके हकों पर हकतलफी की जा रही है। आज सरकारी तमाम सुविधाएं आती हैं, उनको बांटने में तमाम तरीके की अनियमितताएं होती है। वो अनियमितताएं न हो, इसलिए समाजवादी पार्टी शुरू से लेकर अब तक मांग करती आई है कि जातिवाद जनगणना न हो, जातिवाद जनगणना हो, और जातिवाद जनगणना हो उसके साथ जिसकी जितनी आबादी हो उसको उसके अनुरूप, उसके अनुपात में उसको उसका हक मिलना चाहिए। इस बात को लेकर हमने आपके सामने ये नोटिस लगाई है और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दें कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की जातिवार जनगणना कराए ताकि वो कोई किसी का हकतलफी न कर सके। मनोज, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी समस्या है। ये धरती में काम करने वाले लोग, खेती में काम करने वाले लोग, कुटीर उद्योग करने वाले लोग और जानवर को पालने वाले लोग सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उन्हीं पिछड़े वर्गों की कमाई आज देश के काम आ रही, आज देश के काम आ रही नजर, और उन्हीं पिछड़े वर्गों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। श्रीमान, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जातिवाद जनगणना कराए और जातिवाद जनगणना करा करके दूध का दूध, पानी का पानी साफ कर दे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। आपने मुझे 105 पर ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। कौन बोलेगा दूसरा? माननीय मौर्य जी। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि जातिवार जनगणना की मांग आज पूरे प्रदेश और देश में समय समय पर उठती रहती है, यहां तक कि आजादी के पहले और आजादी के बाद महात्मा गांधी जी, सरदार भगत सिंह जी ने भी, जो समाजवादी सोच के थे, कहते थे आजादी साध्य नहीं, आजादी व्यवस्था परिवर्तन का साधन है। अव्यवस्था परिवर्तन, जो यहां पर सामाजिक गैर बराबरी है, जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सही मायने में समाज के सभी लोगों को अपनी सहभागिता और हिस्सेदारी निभाने का अवसर नहीं मिलेगा। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शुरुआत में ही, जो हमारे संविधान सभा के सभी जाने माने देश के माननीय तत्कालीन संविधान सभा के सदस्य थे, सब मिल करके जो संविधान की प्रस्तावना लिखी मानवर, उसमें मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसात करते हैं। इसी के तहत ये हमारे संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की भी भावना है कि यहां पर सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, हर प्रकार का राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। ये सब हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट रूप से उद्देश्य के माध्यम से उल्लेख किया। और मानव यही नहीं, इसी संविधान की 16(4) में इसमें लिखा मानव
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और मानो अभी अभी कल यहीं पर एक विधेयक पास हुआ, प्रस्तुत हुआ, नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों के आरक्षण से संबंधित। यहां पर जब उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव अधिसूचना जारी की तो मानव सर्वोच्च न्यायालय ने इसलिए उस प्रक्रिया को रोक दिया था कि जातिवार गणना के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था। तो मानव जब जातिवार गणना के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेता है बार बार, और इसीलिए नगर निकाय का चुनाव 5-6 महीने के लिए रोक भी दिया गया था। फिर से सरकार ने जब उसको अपनी दोबारा आख्या प्रस्तुत की सर्वोच्च न्यायालय में, तो उनको अनुमति मिली, तब जाके नगर निकाय से संबंधित चुनाव हुए। तो इसलिए मानव इसकी हर जगह आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 340 जिसमें मानव पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति में लिखा है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को ये झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए, उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में, और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वह अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। तो ये आयोग भी इसीलिए गठित किए जाते हैं, और उसी आयोग के गठन के क्रम में उसी अनुच्छेद 340 के ही क्रम में मानव पहले काका कालेलकर आयोग गठित हुआ। उसी के क्रम में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। यद्यपि पंडित काका कालेलकर जी की रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 1 की नौकरियों में 25% की सिफारिश, द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 35% की सिफारिश और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 40% की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद में वो रद्दी की टोकरी में चली गई, लागू नहीं हुई। बाद में फिर उसके बाद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई। मानो मंडल आयोग की सिफारिशें भी मानव जब लागू हुई तो उसको भी लागू करने में कुल आजादी से 42 साल गुजर गए। यानी जब काका कालेलकर की आयोग गठित हुई तो 53 और 55 में रद्दी की टोकरी में चली गई। फिर पिछला आयोग गठित हुआ 79 और 80 में, तो मानव इसको लागू करने में 1992 में 1992 में लागू हुआ। यानी आजादी के 42 साल बाद। और उस समय भी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह इसको लागू कर रहे थे तो उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा था कि 52% आबादी वाले पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 12.5% और प्रथम श्रेणी की नौकरियों में 4.69%। ये उस समय माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री की टिप्पणी थी, उन्होंने चिंता जाहिर की थी। तो मानो अब आज ऐसे समय पर समाजवादी चिंतक डॉक्टर राममोहन लोहिया भी कहते थे कि सन चोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 7। और यही नहीं मानो, ये लड़ाई समय समय पर हमारे देश के तमाम सामाजिक राजनीतिक चिंतक, परिवर्तन में करने वाले लोग आजादी की लड़ाई से लेकर के और बाद तक जो भी चाहते थे कि सभी समाज समान रूप से सड़क खड़ा हो, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था का उल्लंघन भी किया गया। लेकिन वो निर्भर करता है कि जातिवार जनगणना, यद्यपि जातिवार जनगणना 1872 से प्रारंभ की गई, लगातार प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही 1931 तक। 1931 तक जाति जनगणना पूरे देश में समान रूप से होती रही। यद्यपि 1931 के बाद पिछड़ों की जाति जनगणना बंद कर दी गई। और आज भी मानो ये आवश्यक क्यों है? इसलिए आवश्यक है कि समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय
जब कभी भी आरक्षण से संबंधित प्रकरण न्यायपालिका में जाता है तो न्यायपालिका सबसे पहले प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार उससे सवाल करती है कि आपका जातिवार आंकड़ा कहां है। सरकारी यह कहकर के पल्ला झाड़ देती है कि चूंकि जातिवार गणना नहीं हुई है इसलिए जातिवार आंकड़ा नहीं है। तो जातिवार आंकड़ा नहीं है, इस आधार पर समय समय पर आरक्षण की व्यवस्था भी प्रभावित होती है मानव। इसीलिए मानव मेरा आपसे अनुरोध है, यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि भारतीय संविधान भी ये चाहता है। सामाजिक परिवर्तन के सभी महान पुरोधा गांधी जी, यहां तक कि सरदार भगत सिंह जी जैसे लोग इस अभिमत के थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे विचारक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे संविधान निर्माता और सभी राजनीतिक पार्टी के लोग समय समय पर इसकी मांग भी की है। यहां तक कि कांग्रेस और भाजपा ने भी मांग की है। मानव 2010 में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुंडे जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि यदि जातिवार गणना नहीं कराई जाती तो पिछड़ों को 10 वर्ष पीछे कर दिया जाएगा। 10 वर्ष से इस आरक्षण के लाभ को पाने से वंचित कर दिया जाएगा, 10 वर्ष पीछे हो जाएंगे। ये मुंडे जी की बात है। अभी 2000 लोकसभा 19 चुनाव के पहले तत्कालीन गृह मंत्री, वर्तमान में रक्षा मंत्री, जो लखनऊ के सांसद भी हैं, माननीय राजनाथ जी ने भी कहा था कि अगर हम पुनः सरकार में आएंगे तो जातिवार गणना जरूर कराएंगे। यहां तक कि इसके पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी तक जब भी विपक्ष में रहे आरक्षण के पक्षधर थे, लेकिन जब सत्ता में रहते थे तो जातिवार गणना नहीं कराते थे। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं मुंडे जी को, बधाई देना चाहते हैं राजनाथ जी को, जो कहा तो, लेकिन सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी जातीय जनगणना कराने से कतरा रही है। यद्यपि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री पिछले वर्ष से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने कुछ कदम भी साहसिक उठाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, लोगों को उम्मीदें बंधी कि जातिवार गणना हो जाएगी, लेकिन वो जातिवार गणना आज भी कराने के पक्षधर नहीं है। हमारे यहां पर सदन में नेता बैठे हुए हैं, तीनों आगे चार, हमारे सदन में नेता बैठे हुए हैं, डिप्टी सीएम साहब श्री मौर्य, इन्होंने एक बार कहा कि जातिवार गणना हम कराएंगे, लेकिन उसके बाद क्यों प्रवृत्ति बंद हो गई हम तो नहीं समझ सकते। इसको बेहतर हमारे नेता सदन जानते होंगे। इन्होंने भी कहा कि जातिवार गणना कराएंगे, पिछड़े वर्गों के बीच में रहे होंगे, दबाव बना होगा, कह दिए होंगे, बाद में अंदर आए होंगे, कुछ कहा सुनी हुई होगी, चुप हो गए। लेकिन मैं ये चाहता हूं मानव, जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का है, हमारे सदन के उपनेता भी पिछड़े वर्ग के हैं, तो अब पिछड़े वर्ग से संबंधित ये बात है तो जातिवार गणना से आखिर मुंह क्यों फेर रहे हैं? जातिवार गणना कराना चाहिए। और यही नहीं मानव, मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी चाहती है और जब जब अपेक्षा करती है, जातिवार गणना मांगती है, और जातिवार गणना न होने के नाते जाति का आंकड़ा कोई सरकार दे नहीं पाती, नुकसान किसका होता है? पिछड़े वर्गों का। और यही नहीं मानव, मैं मौर्य जी समाप्त करिए। मैं कर रहा हूं, मैं मानव आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता केवल पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना हो। अगर सरकार चाहे तो सभी जातियों की जनगणना करा ले, हमको सभी जातियों की जनगणना पर भी कोई इतराज नहीं है। अगर सब जातियों की जनगणना हो जाती है तो और स्पष्ट हो जाएगा जो आज जो भ्रम है, 54%, 55%, 60%, 52% तो नहीं, 36% था पिछड़ा वर्ग। उसके बाद सैकड़ों जातियां इसमें जोड़ी गई हैं। जैसे हमारे जाट समाज के लोग पिछड़े वर्ग में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार से और भी सैकड़ों तमाम जातियां हैं जो पहले पिछली जातियां नहीं थी, आज जोड़ दी गई हैं। तो 52% कभी रहा होगा, लेकिन सैकड़ों पिछली जातियों के अन्य जुड़ने से इनकी आबादी 60% के ऊपर चली गई है। लेकिन ये तब स्पष्ट होगा जब जातिवार गणना होगा। इसीलिए मानव ये आवश्यक क्यों है? इसीलिए आवश्यक है कि सामाजिक न्याय आज जातिवार गणना के अभाव में लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब जाति पहचान है, जब जाति पहचान है, जाति के नाम पर
भेदभाव होता है आज भी। यहां तक कि जाति के नाम पर जब हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर में जाने से अपमानित किया जाता है, इसके तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को ही अपमानित होने का झेलना पड़ा था। ऐसी जाति अपमान के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को 5 बार खाली करने पर पहले गोमुख से धुलाया गया था कोठी और फिर गंगाजल से धुलाया गया, इसीलिए वो किसी जाति के थे, वो आदिवासी समाज के थे, वो दलित समाज के थे। माफ करिए, मैं समाप्त करिए, मैं 12 मिनट से ज्यादा हो गया तो माननीय सभापति, ये पूरे देश का मामला, प्रदेश का मामला है, तो आ गया विषय, आ गया कैसे आ गया विषय आ गया। तो मानव मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब जातियां सत्य हैं, जातियां यथार्थ हैं, तो इसको स्वीकार करके जातिवार जनगणना से कतराने का मतलब क्या है? और हम तो यहां तक तैयार हैं, आप तो पिछड़ों की जनगणना कराइए, आप सबकी कराइए, क्योंकि इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार इंगित किया कि इस जातिवार जनगणना कराना आवश्यक क्यों है। इसके लिए मानव मैं एक मिनट में आपको निवेदन करना चाहूंगा। चूंकि आवश्यक इसलिए है कि आरक्षण को समाज और देश को सही तरीके से लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार जातियों का आंकड़ा मांगा गया, सरकार उसको नहीं करा पाई। दूसरा, विभिन्न जातियों द्वारा आरक्षण के लिए आंदोलन होते हैं, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है, लोगों की जाने जाती है। जातियों के आंकड़े नहीं होने से आरक्षण और विकास के लिए समुचित नीति नहीं बनाई जा सकती, इसलिए भी आवश्यक है। तीसरा है मानव जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सामाजिक कल्याण और सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी होने वाली योजनाओं के लिए समुचित तरीके से धनराशि आवंटित भी नहीं हो पाती है। इसलिए भी आवश्यक है कि जाति जनगणना हो जाने से पिछड़ी जातियों के लिए नीति निर्धारण में स्पष्टता और पारदर्शिता आ जाएगी। इससे संसाधनों के बंटवारे की भी सही जानकारी मिल सकेगी और देश हित में विकास के लिए सही निर्णय लिया जा सकेगा। अंतिम मानव, क्योंकि पसमानदा भी आपकी प्राथमिकता है और पसमानदा समाज के भी तमाम ऐसे लोग पिछड़ी जात में हैं, तो उनके भी हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग में भी जाति विभाजन है। जाति जनगणना से अल्पसंख्यकों में, खासकर पसमानदा मुसलमानों में, जिनके लिए सरकार स्वयं फिक्रमंद दिखती है, जातिगत पिछड़ेपन को चिन्हित करके उनके उत्थान के लिए योजनाओं को समुचित तरीके से लागू किया जा सकता है। इसलिए समाप्त करो। इसीलिए मानव, अरे 15 मिनट हो गए। हाँ जी मानव, ये अति अभिनंदनीय है, लोक महत्व का है, आज पूरे देश में इसकी मांग चल रही है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सदन की सारी कार्रवाई रोक करके मानव चर्चा करने का कष्ट करें। माननीय नेता सदन, माननीय नेता सदन, नहीं लाल बिहारी बैठिए, आपके 2 सदस्य बोल चुके, बैठिए बात। आप मानेंगे नहीं, कहिए हम मानेंगे नहीं, शुरू में कह दीजिए ना। तो महत्वपूर्ण विषय आ गया ना, और पिछड़ी जाति के हैं। हाँ, विषय आ गया और इस विषय पर जो है विषय आ गया। नेता सदन खड़े हैं, उनको बोलने दीजिए। माननीय लाल बिहारी जी, मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, आपके दल के 2 सदस्य बोल चुके हैं और नेता सदन को बुला लिया है, वो खड़े हैं। केवल आपकी लाल बिहारी जी, नेता सदन जब खड़े होते हैं तो किसी भी सदस्य को खड़े नहीं होना चाहिए। राज्य पिछड़ा वर्ग का गठन, ये सदन की परंपरा है लाल बिहारी जी। जब नेता सदन खड़े हो तो किसी भी सदस्य को अपने स्थान पर खड़े नहीं होना चाहिए। आप जिसको चाहें उसको खड़ा करा दें, अधिकार के पास। नहीं, नेता सदन खड़े, नेता सदन को बुला लिया। हम बोलने के लिए ही आए हैं, हम पिछड़ी जातियों, चाहे अगड़ी जातियों, चाहे जनता की समस्याओं को कहने के लिए सदन में आए हैं। ठीक है, बोलने के लिए। आपकी बात आ गई, आपकी बात नहीं बोलने देंगे, आपकी बात आ गई ना। नहीं, आपकी बात, मौर्य जी ने आपकी बात नहीं कही, उत्तम जी ने आपकी बात नहीं कही, नहीं आपकी बात नहीं कही क्या? आप कहिए, हमारी बात नहीं कही उन्होंने। अरे उन्होंने कहा, नहीं आप कहिए, उन लोगों ने आपकी बात नहीं कही, आप कुछ अलग बात करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आशीष जी को भी बोलना है, मेरा निवेदन, बैठिए लाल बिहारी, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आपने जो विषय उठाया है उस विषय पे सिर्फ 2 बातें मैं कहूंगा आपके सामने। 4 बार आप सरकार में रहे हैं, एक पेन कागज में आपने कहीं जातिवार जनगणना के लिए। लाल बिहारी जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं कृपया बैठ जाइए। आप हमारे नेता सदन को नहीं बोलने देंगे तो मुझे कृपया बैठ जाइए। यही परंपरा, यही कानून नहीं, तो आप बैठ नहीं रहे, खड़े हो गए। खड़े, हम तो नहीं उठे तब तक जब तक आपने नहीं बोला।
मैं तो आप 4 बार सरकार में एक कम कागज दी था, उसको केवल पूछना चाहता हूं नेता सदन से नहीं, कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? नहीं था, पिछड़े वर्गों के साथ वो अन्याय हो रहा है। नहीं, आप 4 बार सरकार में रहे हैं, एक बार अब हम 4 बार सरकार में रहे, 4 बार सरकार में रहे। नहीं, नेता सदन नियम 105 में इसकी सूचना है जो आदरणीय लाल बिहारी जी उठा रहे हैं। लाल बिहारी जी बैठे। उसी से जुड़ा है, लेकिन ये सूचना का पाठ नहीं है। अरे लेकिन लाल बिहारी जी ने हमारी बात नहीं मानी, नेता सदन आपकी बात मान ली। ये बात है। धन्यवाद है। ये है माननीय सभापति जी, बड़ा लंबा चौड़ा नियम 105 के अंतर्गत हमारे साथी सदस्यों ने जो सूचना दी उसमें बड़ा लंबा चौड़ा भाषण आप लोगों ने दिया। मैं सबसे पहले तो इतना कहूंगा कि जब यह सत्ता में थे तब कुंभकर्णी निद्रा में सोते थे। सत्ता से बेदखल हुए, सत्ता से बेदखल हुए, सत्ता से बेदखल हुए, इनको दिन में तारे नजर आने लगे। एक मैं कबीरदास जी का एक दोहा है, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करें न खोए, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे का हो। आज अगर आप सत्ता से बाहर हो तो आज आपको इसकी याद आ रही है। की भी चौपाई है। जो आपने विषय उठाया उसके क्रम में, चूंकि नियम 105 में आपने जो विषय उठाया, जो सत्ता में रहते हुए एक बार नहीं, हमारे साथी मंत्री जी ने वह बात भी कही कि 4 बार आप उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे। आपको पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं है माननीय सभापति जी, इनको कोई पिछड़े वर्ग की चिंता नहीं, कोई गरीब की चिंता नहीं, कोई अनुसूचित वर्ग की चिंता नहीं, कोई अनुसूचित जनजाति वर्ग की चिंता नहीं। इनकी केवल एक चिंता है कि ये सत्ता से बेदखली की जो शुरुआत हो गई है, जो कम से कम 2047 तक कभी संभावना भी नहीं है, अभी संभावना भी नहीं है, अब आपको इसकी याद आ रही है। और जब याद आ रही है तो उसमें मैं पहले कोई उसका उत्तर देने से पहले यह जरूर बताना चाहूंगा कि अभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, 2 बार से लगातार वह देश के प्रधानमंत्री हैं, और तीसरी बार उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सांसदों के समर्थन के साथ भाजपा गठबंधन जीतेगी, वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको रोकना, आप जो भी चुनाव की दृष्टि से विषय निकालते हैं, आप, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन सामाजिक समीकरण का शानदार गुलदस्ता आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद देख लीजिए, चाहे प्रदेश का मंत्रिपरिषद देख लीजिए, दोनों मंत्रिपरिषद पूरी तरह से सामाजिक समीकरण, चाहे वो ओबीसी की सबसे अधिक संख्या, आप जाति के हिसाब से जनसंख्या दिखा सकते हो, लेकिन पिछड़े वर्ग के सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देने वाली सरकार देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार है, और आगे भी यह सरकार जनता के आशीर्वाद से रहेगी। मैं देखना नहीं बोला नहीं की बात क्यों नहीं बता रहे? मैं उत्तर जी बैठिए, उत्तर जी बैठिए, उत्तर जी बैठिए, मैं पिछड़ी जाति से हुआ विषय आपको बता रहा हूं। आप जब उत्तर जी जब आप बोल रहे थे, बता रहा हूं, अभी आप जब बोल रहे थे मैं कभी एक भी बात कितने, जब आप बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका, आप चुप रहिए, आप बैठिए, आप बोले आप शांत होइए, बैठिए, आप अपने स्थान पर बैठिए, आप नहीं अपने स्थान बैठिए, आप उनको बुलाया है तो उनको बोलने दीजिए, जो हमारी पीड़ा उस पर जवाब देना। नहीं तो उनको बोलने दीजिए, ही नहीं है, वो अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। असली पीड़ा जिनको होती है, वो असली पीड़ा जब सत्ता में होते तो उसको दूर करते हैं। माननीय सभापति जी जब सत्ता में थे वो पीड़ा दूर नहीं की है, मंडल का विषय लगाया हमारी बात ये लगाए। माननीय सभापति जी सभापति जी, ये बेचैनी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश के अंदर पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा चिंता, चूंकि हमारे देश में भी सरकार है और प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार है। अब मैं
पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पिछड़े वर्ग के, संपूर्ण पिछड़े वर्ग के, जाति के आधार पर नहीं, वंचित वर्ग के सबकी भलाई के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है, डबल इंजन सरकार ने किया है, जो एक मंत्र हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ है, सबका साथ सबका विकास, कुछ का साथ माननीय सभापति जी, सबका साथ, ये विपक्ष का कहिए, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, इस झंडे की चोट पर। और देश के अंदर जो सबसे बड़ी अदालत होती माननीय सभापति जी, वो जनता की अदालत होती है। और जनता की अदालत में 2014 से लेकर के 2022 तक लोकसभा और विधानसभा के 4 चुनाव में 4 बार पराजय का सामना आप कर चुके हैं। केवल यही कहना कुछ, मुंह में रात, बगल में छुरी लेकर जो आप चलते हो, कहोगे कुछ, करोगे कुछ, तो जनता देखती है, सुनती है, समझती है कि अगर आज इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण के मुद्दे पर, पिछड़े वर्ग के कल्याण के मुद्दे पर, अनुसूचित जाति के विकास की दृष्टि से, जनजाति के विकास की दृष्टि से काम हो रहा है। और 24 का चुनाव सामने आया माननीय सभापति जी, और उस चुनाव की दृष्टिगत समाजवादी पार्टी ही हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो भी दल है, मैं उनके सबके बारे में कहता हूं, उनका एक एजेंडा हो गया है, किसी तरीके से चाहे जिससे दिल मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपस में मिल जाओ, नाम बदल करके, या सोचते हैं कि 2024 में, उत्तम जी बैठिए, 2024 में आपको उत्तम जी क्या होता जा रहा है? अरे उत्तम जी आपको क्या होता जा रहा है भाई? अभी क्या होता जा रहा है? आपको क्या होता जा रहा है, हम ये नहीं समझ पा रहे। माननीय सभापति देखिए, अभी मैंने बोला नहीं, सौमित्रा जी आप अभी बात बोलिएगा आप। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ माननीय सभापति जी, ये तो गलत बात है। माननीय मौर्य जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। नेता साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। 105 पर ही बोल रहे हैं। नहीं, आप बैठिए उत्तम मौर्य जी, बैठिए। माननीय सभापति 105 की ग्राह्यता पर आप लोग बोले। 105 में सरकार का जो पक्ष है वो माननीय नेता सदन रख रहे हैं, उसको धैर्य सुनिए। अरे जब आपके भाषण, मौर्य जी बैठिए, आपके भाषण जो है बिना टोका टाकी के सुने गए, तो थोड़ा इतना भी धैर्य बनाइए, इतनी भी हिम्मत रखिए कि सत्ता पक्ष की बात सुन ले। उत्तम जी बैठिए भाई, नहीं गलत बात है उत्तम जी, गलत बात है। मैं सदन में मनमानी नहीं करेंगे आप नहीं, आप बैठिए उत्तम जी बैठिए। उत्तम जी कह रहे हैं नहीं लिखा जाए कुछ, जो कह रहे हैं उत्तम जी नहीं लिखेंगे। नहीं, आप बैठिए। क्या हो गया आपको भाई, क्या हो गया आपको? आप क्या जनसभा समझते हैं सदन को? सदन में आप जनसभा की तरह क्या बात करते हो आप उत्तम जी? आप कोई जनसभा नहीं हो रही है, बैठिए आप। नहीं, ये सदन है उत्तम जी, ये सदन है। इतने वरिष्ठ सदस्य होके आप बिल्कुल नए सदस्यों से खराब व्यवहार कर रहे हैं सदन के अंदर। माननीय सभापति जी, क्या बात है, आपको सब चीज की जानकारी फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं? ये माननीय सभापति, माननीय नेता सदन अपनी बात आप जारी रखिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अभी चूंकि हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने बहुत विस्तार से अपनी बातें कही, हमने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। सत्ता पक्ष की ओर से कोई बोलता नहीं, मैं नेता सदन के नाते आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। तब 3 लोग जो मिलाकर के बोले, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा मुझे। और वह जवाब मैंने आपको इतना ही तो कहा है, सारा फैसला तो अंत में जनता की अदालत से होता है, फिर जनता की अदालत से होता है। और जनता की अदालत का फैसला, जनता की अदालत का फैसला, अभी आपको कोई भ्रम हो, हमारे काम अगर अच्छे हैं, हमारे भाव अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो 2024 के बाद फिर हम आप इसी सदन में रहेंगे।
अभी एक और आने वाला है चुनाव लोकसभा का 2024 का, फिर हम आप मिलेंगे। ये जनता की अदालत में जो मुद्दे लेकर के जा रहे हो, मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी महोदय, यह आज जो विषय लेकर के आए, यह 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए इस विषय को, इनका कोई किसी जाति, पिछड़ी जाति के भलाई की कोई सोच अगर होती तो जब सत्ता में थे, अब आदरणीय स्वामी प्रसाद जी अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, 2017 से 22 तक हमारे साथ बैठे थे, और आपने की बात नहीं मानी तभी तो नाराज हो गया है। अरे भाई नाराज मत हो जाना। आदरणीय सभापति जी, आज हमारे शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए, शांत रहिए सब लोग। आदरणीय सभापति जी, हमारे उत्तम जी आज लाल टोपी भी उतार दिए। अच्छा लगा रहे नहीं है, देखिए कंघी भी गिर गई नीचे, उठा लीजिएगा। कुछ लग रहा है, दिल बदल रहा है आपका। माननीय सभापति जी, 2017 में हमारी सरकार जब सत्ता में आई है 2004 के बाद से, तो सत्ता में आने के बाद से 2017 में जब हम आए तो हम लोगों ने लगातार, चाहे वह अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे सूचित जाति का हो, हम लोग सभी गरीबों की भलाई के लिए बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र का जाप करते हुए सेवा की है। और आपने क्या किया था? आपने कुछ का साथ कुछ का विकास, या कुछ का साथ कुछ परिवारों का विकास, तो उसके कारण से ये आपकी दशा हुई। अपना आप चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। मेरा आप के माध्यम से आज यह जो जाति जनगणना को लेकर के यहाँ पर विषय लाए, ये जानते हैं इस संविधान के विषय को उठा रहे हैं और संविधान के जिस की दुहाई दे रहे हैं, उसके संबंध में मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि आप ये जानते हैं संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 पर, आपके पास संविधान की किताब रखी हुई है, भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना के लिए जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 बनाई गई, जिसके अंतर्गत जनगणना अधिनियम जिसके अंतर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है। जनगणना की विषय वस्तु भारत सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। जनगणना के संबंध में पृथक से हमारे यहाँ कोई प्रावधान करने को ऐसा अधिकार भी नहीं। लेकिन इसके बाद ही मैं आपके माध्यम से यहां पर यह कहना चाहता हूं कि आपने 2004 से 2014 तक केंद्र में सपा और बसपा की बैसाखी पर कांग्रेस की सरकार चली थी। श्री मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे। अगर मैं ये सवाल करूं कि यह विषय जब भारत सरकार से संबंधित था, आपकी बैसाखी पर सरकार चल रही थी 2011 में। अरे भाई उत्तम जी बैठिए, उत्तम जी बैठिए, सरकार समाजवादियों उत्तम जी बैठिए, उत्तम जी ऐसी परंपरा मत बनाइए, उत्तम जी ये परंपरा मत बनाइए। कल फिर आप बोलेंगे ये परंपरा मत बनाइए, कल फिर आप बोलेंगे तो आपको भी बोलते हुए लोग टोकेंगे, 2000 आपको लोग टोकेंगे। 2017 से बार बार कह चुके हैं हम आए हैं, लेकिन 2012 से 2017 तक तो आप ही सरकार में थे। अगर आज हमारी सरकार से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं, जब आप सरकार में थे 2012 से 17 तक, तब आपने यह काम क्यों नहीं कराया था? कोई कागज हो तो दे दीजिए। और अगर आपने कुछ कराया था, अरे अगर आपने उत्तर प्रदेश में कुछ कराया था, अरे 2000 ये तो भी नहीं कर रहे। 2012 से 17 तक। अरे अभी आप ही ने कहा कि वो अपेक्षा नहीं कर रहे हैं सरकार से, वो 24 देख रहे हैं। मैं 2012 से 17 तक आप सरकार में थे, और सरकार में रहते हुए आपको पिछड़ी जाति की याद नहीं आई, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की याद नहीं आई। उनको तो आपने दिखाया बढ़िया से लड्डू कि आओ हम सरकार में आ रहे हैं, वो भी गलती करके चले गए। खत्म कर दिया। कोई आप चिंता मत करो, बैठिए मौर्य जी, बैठिए मौर्य जी, बैठिए बैठिए।
सूचना पूरी हो गई, अपने आप सदन व्यवस्थित कर, वो पूरी हो गई। अगली सूचना आ गई, अंबेडकर जी की सूचना आ गई। आप लोग बैठिए भाई, सवाल होता है तो हमारी सूचना। सारा उत्तर आ गया। नहीं, सारा उत्तर आ गया। भाई आप अपने स्थान पर जाइए, उसमें लिखा जा रहा है वेल में बोला हुआ एक भी शब्द कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा। वेल में बोला हुआ एक भी शब्द कार्रवाई का भाग नहीं होगा। माननीय अंबेडकर जी को बोलने दीजिए, अंबेडकर जी को अपनी सूचना देना दीजिए। सदस्यों से कहिए कि वो सदन को व्यवस्थित करें। जो आपने काम रोको की जो सूचना उठाई थी, उस सूचना पर आपने अपनी पूरी बात कह ली, सरकार का पक्ष भी आ गया। अब उसके बाद भी आप सदन नहीं चलने देंगे तो ये उचित नहीं है। ऐसा माननीय मौर्य जी, नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। वेल में अरे अशोक जी शांत रहिए। नहीं, अपने स्थान पर जाइए, सदन व्यवस्थित करिए। आपको इस विषय पर जो कहना था, आपने अपने स्थान पर खड़े होकर अधिक समय लेकर इस विषय पर अपनी पूरी बात कह ली। उसके बाद भी अब जो आप व्यवहार कर रहे हैं, ये केवल सदन का समय बर्बाद करने, सदन को अव्यवस्थित करने, सदन की मर्यादा कम करने वाला व्यवहार कर रहे हैं आप। अब जो व्यवहार समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये सदन की मर्यादा कम करने वाला व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, 105 की सूचना पर आपने अपनी पूरी बात कही, 105 की सूचना पर आपने अपनी पूरी बात कही है, 105 की सूचना पर आपने अपनी पूरी बात कही है। दो ही रास्ते हैं, या तो आप यहाँ बैठे रहे और सदन चला दें, तो ऐसा मत करने दीजिए। माननीय अंबेडकर जी, क्या किया जाए बताइए? अब आप ही बताओ, आपका नंबर था। नहीं, कुछ नहीं लिखा जाएगा, कार्यवाही में कुछ नहीं लिखा जाएगा। आशीष जी, सदन को अव्यवस्थित करके वेल में जो बोला जा रहा है वो कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा, और मीडिया भी ऐसे चीजों का संज्ञान नहीं लेगा। वेल में बैठकर जो भी बोला जा रहा है, मीडिया उसका संज्ञान नहीं लेगा।
व्यवस्थित करिए, सदन को व्यवस्थित करिए, सदन को व्यवस्थित करिए, सदन को व्यवस्थित करिए। नहीं, सदन को व्यवस्थित करिए फिर कहिए, सदन को व्यवस्थित करिए फिर कुछ कहिए। सुरेंद्र जी बैठिए, सुरेंद्र जी बैठिए, सुरेंद्र जी बैठिए, सुरेंद्र जी आप वो नहीं मानेंगे, आप भी नहीं मानोगे, आप भी नहीं मानोगे ना। गलत सही आप तय करोगे, गलत सही आप तय करोगे। 1931 से लेकर 1931 के 2014 के बीच चल रही है। कई बार कर चुका हूं, फिर आग्रह है समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों से कि वो सदन को व्यवस्थित करें, सदन को अव्यवस्थित करने का स्वभाव ना बनाएं, सदन को व्यवस्थित करें और सदन को सुचारू रूप से चलने में सहायता करें।